नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड स्पीकिंग की और आपको बताएंगे आज की बड़ी खबरें। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार में गृह मंत्री अमित शाह का 7 मार्च को दौरा है। अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। अपर पुलिस महानिरीक्षक ने दिया है स्पष्ट निर्देश, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 7 मार्च के हरिद्वार दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तो वहीं पुलिस द्वारा सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध कर लिए गए हैं। बता दें कि बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया जा रहा है और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस बल को आज ऋषिकुल ऑडिटोरियम में अपर पुलिस महानिरीक्षक अपराध और कानून व्यवस्था उत्तराखंड ने ब्रीफ भी किया है। वहीं भी मुरुगेशन ने पूरी सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी को अंजाम देने के निर्देश दिए हैं और स्पष्ट किया है कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे में सुरक्षा की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। 7 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार पहुंचेंगे और उनके इस दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सभी पुलिस कर्मियों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस महानिरीक्षक ने भी बैठक कर सभी पुलिस कर्मियों को एहतियात बरतने के सतर्क निर्देश दिए हैं। देखिए, जो आगामी जो वीवीआईपी विजिट है, इसके लिए हरिद्वार पुलिस और साथ साथ देहरादून पुलिस ने व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। हमने अपने समस्त जो फोर्स में डिप्लॉयड हैं अधिकारी कर्मचारी, उन लोगों को ब्रीफ किया है। सारे स्थल पर जहां जहां पे वीवीआईपी महोदय का मूवमेंट है और जहां पे उनके कार्यक्रम है, वहां पर आईपीएस रैंक के अधिकारी की तैनाती की गई है। साथ साथ उनके साथ में एडिशनल एसपी रैंक के ऑफिसर्स को तैनात किया गया है, डिप्टी एसपीज को तैनात किया गया है। हमारी विशेष टीमें जो हैं, विशेषकर बीडीएस और जो भी चेकिंग फिक्सिंग, ये सारा चीज हम कर रहे हैं दोनों जनपदों में। देखिए, वहीं इस खबर पे हमारे संवाददाता मदन सिंह हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। मदन, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होने वाला है उत्तराखंड में और उनके दौरे को लेकर सारी तैयारियां पुख्ता की जा चुकी हैं, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, क्या है पूरी जानकारी? ट्विंकल, देखिए 7 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा है और इसके लिए पूरी तमाम जो तैयारियां हैं वो काफी समय से चल रही थी और अब तैयारियां बिल्कुल पूरी कर ली गई है। और जिस तरीके से डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कल आदेश दिए, जिसके बिहाफ पे आईजी गढ़वाल ने बैठक दी और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था उसका पूरा जायजा लिया। उसके साथ ही दिशा निर्देश भी दिए कि कहीं पर किसी तरीके की कोई चूक ना हो। जॉलीग्रांट से लेके कार्यक्रम स्थल तक की पूरी जो व्यवस्था है उसका चौबंद कर दी गई है। तमाम जगह पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद रहेंगे। 600 पुलिसकर्मी इस दौरान वहां पर लगाए गए हैं और कई टीमों में इसको बांटा गया है। चेकिंग को लेकर विशेष तौर पर कहा गया है कि किसी भी तरीके की कोई चूक वहां पर देखने को ना मिले। जो भी व्यक्ति आ रहा है, क्योंकि तमाम वीआईपी वहां पर उस दिन मौजूद रहेंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि लगभग 1.5 लाख के आसपास लोग वहां पर पहुंचेंगे और एक बड़ी रैली वहां पर होगी। अमित शाह वहां जनसभा भी करेंगे और रैली की है, तो निश्चित तौर पर तमाम जगह जो व्यवस्था वो दुरुस्त होनी चाहिए, जिसके लिए तमाम इंतजाम किए भी जा रहे हैं। क्योंकि भाजपा इस जनसभा और इस रैली के माध्यम से चुनाव शंखनाद यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि 2027 में चुनाव है और अब लगभग 1 साल का समय मात्र रह गया है। तो एक चुनावी शंखनाद इसको कहा जा सकता है और अमित शाह के इस दौरे के साथ चुनावी शंखनाद भी हो जाएगा और उसके बाद तमाम रैलियां अब भी शुरू होगी भाजपा की। तो ये पहली बड़ी रैली है जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे और जिस तरीके से दावा किया है भाजपा ने कि लगभग 1.5 लाख के आसपास के लोग यहाँ पर रहेंगे और एक भव्य रैली
यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो निश्चित तौर पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी होनी चाहिए और उसके लिए जो भी तमाम इंतजाम है उसके लिए सीधे तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल मदन, गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि चुनावी शंखनाद भी हो सकता है, कई बड़ी बैठकें भी आयोजित की जा सकती हैं, सीएम धामी के साथ कई बड़ी बैठकें होंगी। तो चुनावों को लेकर क्या रणनीति हो सकती है इस बार बीजेपी की? ट्विंकल देखिए, उत्तराखंड के जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं जो हरिद्वार का क्षेत्र है वो भाजपा के लिए बहुत अहम यहाँ पर देखने को बन सकता है, क्योंकि 11 सीटें हरिद्वार जिले में है और जहाँ पर सिर्फ 3 सीटें जो है भाजपा के खाते में है, बाकी कांग्रेस और अन्य दलों के पास है। तो सीधे तौर पर ये संदेश भी दिया जा रहा है कि इस बार जो है कहीं ना कहीं जो हरिद्वार जिला है उसको कैप्चर करने की पूरी रणनीति भाजपा की तरफ से की जा रही है और जिसके चलते ये अमित शाह का जो पहला कार्यक्रम है वो वहां पर रखा गया है। इसके साथ ही सीधे तौर पर जनता से जुड़ने का वहां पर प्रयास किया जाएगा। तो जितनी भव्य और दिव्य ये रैली होगी उतना ही ये सीधा शक्ति प्रदर्शन भी इसको कहा जा सकता है और हरिद्वार की जनता के लिए एक संदेश भी होगा कि वो इस बार जो है भाजपा से जुड़े और सीधे तौर पर कोशिश भी रहेगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या जो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आए और एक अच्छा संदेश पूरे उत्तराखंड में जाए कि हरिद्वार में भी जो है भाजपा की पकड़ बन रही है और कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी इस बार वहां पर आंकड़ा बढ़ाया जाए, क्योंकि 11 में से मात्र 8 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी की पकड़ वहां पर देखने को मिल रही है। तो एक सीधा संदेश भी वहां से जाएगा और निश्चित तौर पर चुनावी वर्ष है तो तमाम दावे तमाम वादे भी वहां पर देखने को मिलेंगे और तमाम जो नेता चाहे अमित शाह हो या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भी तमाम जो है बड़े नेता वहां पर पहुंच सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कई घोषणाएं भी वहां पर देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल मदन, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे 7 मार्च को हरिद्वार और देखते हैं क्या बड़ी उपलब्धियां और क्या बड़ी जनसभाएं करते हैं और कितना कुछ जनता के सामने संबोधित करते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस लौटते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा पर आज से शुरू होंगे ऑनलाइन पंजीकरण। यात्रा में वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर होंगे रजिस्ट्रेशन। श्रद्धालुओं के लिए निर्देश, यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। 17 अप्रैल से ऑफलाइन सुविधा भी शुरू कर दी जाएगी। श्रद्धालुओं के लिए चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। तो उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा के लिए आज से ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। श्रद्धालु सुबह 7 बजे से आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जो लोग ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा पाएंगे उनके लिए 17 अप्रैल से ऑफलाइन सुविधा भी शुरू कर दी जाएगी। अगर आप भी बाबा केदार या बद्री विशाल के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो आज ही अपना स्लॉट बुक कर लें। श्रद्धालुओं को लेकर चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए आज से ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। यात्रा में वेबसाइट और मोबाइल ऐप से रजिस्ट्रेशन भी आप कर सकेंगे। वहीं इस खबर पर मैं ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मदन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। मदन, जिस तरीके से चारधाम यात्रा के लिए आज से ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, श्रद्धालु सुबह 7 बजे से वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तो क्या पूरी जानकारी है किस तरीके से यह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? हाँ ठीक है, देखिए चारधाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफ लाइन कहलाती है। इसके माध्यम से राजस्व की बात करें या आस्था की बात करें तो ये तमाम चीजें जो है उत्तराखंड जिससे जाना जाता है। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत जो है अप्रैल माह से होने जा रही है 19 तारीख से, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई है। ऑनलाइन जो प्रक्रिया वो आज 6 मार्च से शुरू हो गई है और इसके साथ ही जो ऑफलाइन प्रक्रिया है वो 17 मार्च से शुरू की जाएगी। बहरहाल सबसे बड़ा एक सवाल इसमें ये सामने निकल करके आया था कि जो ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है इसके लिए क्या कोई शुल्क लिया जाए। इस पे बहुत गहन मंथन हुआ। एक 10 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया था, क्योंकि जो तमाम होटेलियर्स हैं या व्यापारी है वहाँ पे उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि इस पे कुछ न कुछ शुल्क जरूर होना चाहिए, क्योंकि तमाम लोग जो है रजिस्ट्रेशन करवाते हैं लेकिन उसके बावजूद वो आते नहीं है। तो जो हम होटलों में लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं
दर्शन करने में चूकते हैं। तो इसलिए कहा था कि कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, और इस पे तमाम बैठकों का दौर भी चला, लेकिन फाइनली जो है अब आदेश ये हुआ है कि कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और आज सुबह 7 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, और ऑनलाइन ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उसके साथ ही कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर होगी तो साथ ही टोल फ्री नंबर भी एक जारी किया गया है, आप सीधे तौर पर वहां पर संपर्क कर सकते हैं। और 17 मार्च से जो है ऑफलाइन की रजिस्ट्रेशन शुरू होगी, जिसके लिए 50 टेबल यहाँ पर पहले से निर्धारित कर लिए गए हैं, जो कि ऋषिकेश में 30 टेबल और उसके साथ ही विकास नगर में 20 टेबल लगाए जाएंगे, जहाँ पर की ऑफलाइन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ट्विंकल, करोड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, और जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं मजबूत होनी चाहिए, लोगों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, उसके लिए जी बिल्कुल मदन, जिस तरीके से चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं, ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस भी अब शुरू हो जाएंगे, तो अब जनता के लिए और श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी राहत की बात हो जाएगी कि जिस तरीके से अब धीरे धीरे अपना रजिस्ट्रेशन वो शुरू करा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। हमारा नाम हरिकांत मिश्रा है, जिला झांसी का निवासी हूँ। मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। हमें 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान हैं, मैं उनको समझाऊंगा, बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी लेने के लिए गांव में आयोजित शिविर या फसल बीमा पाठशाला में जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। तेरी कामयाबी में हम सफल, कोई नहीं तू खुद है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों का शुद्ध वातावरण फूलों की खेती के लिए वरदान है। उत्तराखंड के विकास की राह इन्हीं पहाड़ी गांवों से निकलने लगी है। बंजर हो चुके खेतों में फूलों की खेती होने लगी है। पौड़ी गढ़वाल के कोट गांव की लक्ष्मी नेगी हर साल लिलियम के फूल बेचकर अपने समूह के साथ 4 लाख रुपए तक कमाने लगी हैं। पहाड़ों में लिलियम का एक पौधा 1 साल में 3 बार फसल दे देता है। उसमें हमें 1,60,000 और का फायदा हुआ, और इस बार भी हमें हमारी जो कटिंग हुई 1 लाख तक की चली गई। अभी थोड़े बचे हुए हैं, तो 1,40,000 तक का फायदा हमारा दोबारा होगा। ये सब इतना आसान नहीं था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी योजना की शुरुआत की। महिलाओं के लिए कई तरह की ट्रेनिंग कार्यक्रम रखे गए। सीएम धामी के कुशल नेतृत्व ने कई विभागों में तालमेल बैठाया। हमारा संकल्प है कि 1.5 लाख दीदियों को लखपति दीदी के रूप में निश्चित रूप से उनको सशक्त करने का काम करेंगे। लक्ष्मी नेगी ने कृषि विभाग से सब्सिडी लेकर पॉली हाउस लगवाए। उद्यान विभाग से सब्सिडी लेकर लिलियम के लगभग 5,000 बल्ब लिए। ग्राम्य विकास और पेयजल में पॉली हाउस में पानी और सिंचाई की व्यवस्था की। बेहतर तालमेल का नतीजा भी बेहतर ही निकला। कोट गांव से लिलियम के फूल अब देहरादून, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई तक जाने लगे हैं। इससे जो महिलाएं जुड़ी हैं उनकी अपनी आजीविका बढ़ी है, और सभी महिलाओं की आजीविका बढ़ी है, और सबको लाभ मिल रहा है। और सबसे वो है कि सब महिलाएं अपना आत्मनिर्भर हो रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने अब तक लक्ष्मी नेगी जैसी 1.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को लखपति बनाकर आत्मनिर्भर बनाया है। ब्रेक
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश में नदी के बीच टापू पर फंसा छात्र, एसडीआरएफ की टीम ने चलाया सफल रेस्क्यू ऑपरेशन। युवक को टापू से निकालकर परिजनों को सौंपा गया। कुनाऊ गांव के पास टापू पर फंसा था एक छात्र। तो ऋषिकेश के कुनाऊ गांव स्थित पशुलोक बैराज से राहत भरी एक खबर सामने आई है, जहां नदी के बीच टापू पर फंसे एक युवक को एसडीआरएफ ने सफल रेस्क्यू कर बाहर निकाल दिया है। बताया जा रहा है कि बीटेक का छात्र आयुष अचानक नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण बीच टापू पर फंस गया था। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकालकर परिजनों को सौंप दिया। तो एसडीआरएफ की टीम ने सफल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर टापू पर फंसे एक युवक को सुरक्षित उसके परिवार को सौंप दिया है। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से युवक नदी में फंस गया था, जिसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वहीं उत्तराखंड में एक सप्ताह का वेदर फोरकास्ट जारी कर दिया गया है। 8 और 9 मार्च को पहाड़ी जिलों में बरसेंगे बादल। ऊंचाई वाले इलाकों में फिर गिर सकता है पारा। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में मौसम बदलेगा। मौसम केंद्र निदेशक चंद्र सिंह ने दी है इसकी पूरी जानकारी। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह का फोरकास्ट जारी करते हुए 8 और 9 मार्च को पर्वतीय जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। मौसम केंद्र के निदेशक चंद्र सिंह के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी की भी संभावना है। मैदानी इलाकों में शुष्क मौसम के बीच पहाड़ों में इस बदलाव से तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो उत्तराखंड में फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। 8 और 9 मार्च को बादल बरस सकते हैं और उसके साथ ही बर्फबारी का भी अनुमान लगाया गया है। उत्तराखंड में एक सप्ताह का वेदर फोरकास्ट जारी किया गया है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। ऊंचाई वाले इलाकों में पारा फिर से गिर सकता है। आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में मौसम का मिजाज फिर से बदल सकता है। वहीं चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग ने बदले हैं नए नियम। ट्रिप कार्ड पर ऑपरेटर मालिक की जानकारी अनिवार्य होगी। अब केवल ड्राइवर और वाहन मालिक भी जिम्मेदार होगा। ज्यादा किराया वसूला तो तत्काल निरस्त होगा परमिट। यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरटीओ संदीप सैनी ने यह बड़ा फैसला लिया है। आगामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए परिवहन विभाग के द्वारा नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब हर ट्रिप कार्ड पर यात्रियों के साथ साथ वाहन मालिक और टूर ऑपरेटर का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कराना अनिवार्य होगा। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने साफ कहा है कि यात्रियों से तय दर से अधिक किराया वसूलने पर वाहन का परमिट तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। इस नई व्यवस्था से न केवल फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी, बल्कि शिकायतों की स्थिति में सीधे ऑपरेटरों की जवाबदेही तय कर दी जाएगी। चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग ने नियम बदले हैं। ट्रिप कार्ड पर यह बड़ा नियम देखने को मिल रहा है, बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आरटीओ संदीप सैनी ने लिया है बड़ा फैसला। इस बार जो हमारी चारधाम यात्रा 2026 है, उसको हम लोग और ट्रांसपेरेंट और सेफ बनाने के लिए हमने जो हमारा ट्रिप कार्ड जो जारी करते हैं, उसमें जो ओनर होगा और जो हमारा गाड़ी का जो ड्राइवर होता है उसकी डिटेल उसमें रहेगी। लाइसेंस डिटेल उसमें रहती है, लेकिन फ़ोन नंबर भी रहेगा, जिससे अगर किसी को कोई बात कहनी है या अगर कुछ शिकायत करनी है तो उस तक पहुंच सके। साथ ही इस बार हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई जैसे जाम की स्थिति होती है या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तो जो मोबाइल नंबर हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होगा ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड में, हम उस पर SMS के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन भी भेज सकें। और कुछ कस्टमाइजेशंस हमने करवाई हैं इस बार। जो ट्रिप कार्ड में कई बार दिक्कत आती थी, कैंसिल कराने में दिक्कत आती थी, तो हमने अपने जो चेक पोस्ट हैं हमारे, वहाँ पर भी उनको हम पावर दिलवा रहे हैं इसमें कि वो वहाँ पर भी उसमें चेंजेस कर सकेंगे। तो उससे जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको काफ़ी इसमें रियायत मिलेगी। और साथ ही जो ऑल इंडिया परमिट की जो कंडीशंस हैं, जो हमारे लोकल ट्रांसपोर्टर्स को हमेशा से एक शिकायत रहती थी
कि हरिद्वार और ऋषिकेश से बाहर की गाड़ियाँ आके यहाँ पर व्हीकल चला रही हैं, यात्रा शुरू कर रही हैं, उससे हमारा व्यवसाय जो है प्रभावित हो रहा है। तो भारत सरकार ने इसमें जो ऑल इंडिया परमिट की जो शर्तें हैं उसमें चेंजेस कर दिए हैं और कोई भी ऑल इंडिया परमिट की गाड़ी अपने होम स्टेट से ही कोई भी अपना प्लान जो है वो शुरू कर सके। वहीं महिला कांग्रेस ने एसएसपी देहरादून को सौंपा है ज्ञापन। फर्जी एआई पोस्ट को लेकर 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। कांग्रेस पार्टी की छवि धूमिल करने का लगाया है आरोप। कार्रवाई नहीं हुई तो पुलिस मुख्यालय पर धरना देंगे। दोषियों पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। देहरादून में प्रदेश महिला कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौदलेता के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर सोशल मीडिया पर फर्जी एआई जनरेटेड पोस्टों को लेकर शिकायत करी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ फेसबुक पेजों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं की छवि को धूमिल किया जा रहा है। महिला कांग्रेस ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है। महिला कांग्रेस ने एसएसपी देहरादून को ज्ञापन सौंपा है। एआई जनरेटेड फोटोज को लेकर ये पूरा मामला सामने आया है। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है और साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। आज महिला कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमिंदर डोभाल जी से मुलाकात करी। हम लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमिंदर डोभाल जी को ज्ञापन सौंपा। उसमें लगातार जिस प्रकार से प्रदेश में सोशल मीडिया के द्वारा संचालित पेज धाकड़ धामी, वसूली मोर्चा अभियान, धामी की धमक, सनातनी धामी, इन पेजों के द्वारा हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी और बाकी सब लोगों की छवि, कांग्रेस पार्टी की छवि को खराब करने का काम ये पेजेस कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। साथ ही साथ प्रदेश में, देवभूमि उत्तराखंड में जो सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का काम ये पेज कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोगों ने उनसे बात करी और हम लोगों ने ये उनको बोला है कि अगर अगले 15 दिनों पे इन पेजों पे कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोगों को मजबूरन एसएसपी ऑफिस के में लगातार धरने प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।